रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने अब हाटपिपलिया के सियासी समीकरणों को जाना है। यहां उपचुनाव की जंग कैसी रहेगी, अब इसी पर बात होगी। सत्ता के संग्राम। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो हाटपिपलिया से उनके समर्थक विधायक मनोज चौधरी ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वहीं अब हाटपिपलिया की इस रिक्त सीट पर मनोज चौधरी का टिकट बीजेपी से लगभग पक्का है। हालांकि इससे 2013 की शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी खफा हैं। वे इस कदर गुस्से में हैं कि उन्होंने विकल्प खुले होने की बात कहकर हाल ही में सनसनी फैलाई थी। हालांकि इसके बाद पार्टी ने उन्हें तलब किया, जिसके बाद उनके तीखे तेवर नरम भी पड़ गए। लेकिन जिस तरह से दीपक जोशी एक्शन में आए थे, उससे एक बात तो साफ है कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी उनकी जगह हाटपिपलिया से किसी और को टिकट दे। खैर, फिलहाल तो ऊपरी तौर पर सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन अंदर की कहानी क्या है, ये उपचुनाव का बिगुल बजने के से साफ हो जाएगा। चलिए हाटपिपलिया के सियासी समीकरणों पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बसपा ने कमर कसी है और सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें हाटपिपलिया भी शामिल है। देवास जिले के इस विधानसभा क्षेत्र में मनोज चौधरी के कांग्रेस से बगावत कर इस्तीफे देने की वजह से उपचुनाव होने जा रहा है। मनोज चौधरी हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में उनका कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरना तकरीबन तय है, जबकि कांग्रेस को इस सीट पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। करीब 1,90,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर बीते 3 चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी है। 2008 और 2013 के चुनाव में यहां दीपक जोशी ने बीजेपी को जीत दिलाई, जबकि पिछली बार यानी 2018 में कांग्रेस के मनोज चौधरी ने करीब 13,500 मतों के अंतर से दीपक जोशी को हराया। हाटपिपलिया का जातीय समीकरण बहुत ही अलग है। यहाँ 22% लोग अनुसूचित जाति, 7% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, जबकि 11% मुस्लिम और 60% में बाकी सब पिछड़ा और सामान्य है। इस विधानसभा क्षेत्र में हरिजन समाज के मतदाता सबसे अधिक हैं। वहीं राजपूत वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं। समस्याओं की बात करें तो क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं में काफी पीछे है। शिक्षा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। कई जगह सड़कें खस्ता हाल हैं। उद्योग धंधे नहीं होने पर बेरोजगारी का आलम है। शराब और भूमाफियाओं से क्षेत्र अब तक मुक्त नहीं हो सका है। अब इन सब के बीच हाटपिपलिया में कौन किसे हराता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो हाटपिपलिया में कौन किस पर हावी है, इस सीट पर मुकाबला कितना जबरदस्त हो सकता है, इस पर चर्चा करने के हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। एक बार फिर से हैं हाटपिपलिया से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे हमारे सहयोगी इकबाल मंसूरी जी। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों से भी। पहले रमेश जी आपसे ही, आप हाटपिपलिया को बहुत करीब से देखा है आपने, बागली को भी देखा है, बागली गढ़ रहा कभी बीजेपी का। मुझे ध्यान है 1998 में पहली बार 8 बार के बाद श्याम होलानी जी ने कैलाश जोशी को शिकस्त दी थी, उसके बाद दीपक जोशी फिर ले आए। अब ये हाटपिपलिया में क्या आपको लगता है, अगर दीपक जोशी जी नाराज रहते हैं और नाराज होने के बाद अगर वो घर बैठ जाते हैं, ठीक है बगावत नहीं करते, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि हाटपिपलिया का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होगा और बहुत रोमांचक होगा, क्योंकि अगर दीपक जोशी नाराज हैं तो भाजपा उम्मीदवार को, अब चूंकि मनोज चौधरी भाजपा के टिकट से लड़ेंगे तो उनको मुश्किल तो जाएगी। उसका कारण ये कि ये क्षेत्र, ये ठीक है कि पिछड़ा हुआ भी है, लेकिन ये क्षेत्र कहीं ना कहीं इसका झुकाव भाजपा की तरफ बहुत ज्यादा रहा है। पहले बागली विधानसभा क्षेत्र लगता था तो उसकी तरफ इनका झुकाव ज्यादा रहा। परंपरा चौधरी को उसको फायदा मिलेगा जी, मनोज चौधरी को उसका फायदा मिलेगा, मनोज पटेल को, मनोज पटेल को। लेकिन मनोज चौधरी है बीजेपी से, बीजेपी से कांग्रेस से मनोज चौधरी गए थे। हाँ मनोज चौधरी ना, हाँ मनोज चौधरी जी। तो निश्चित रूप से इसका लाभ तो मनोज चौधरी को मिलेगा। मान करके चलिए कि दीपक जोशी या उनके परिवार के परंपरागत वोट निश्चित रूप से कुछ हैं, और जो अगर वो नाराज रहे तो उसमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन मनोज चौधरी को इन सब चीजों का लाभ तो मिलेगा। लेकिन अगर दीपक जोशी नाराज रहे
तो कितना सैबोटेज होता है इस पर बहुत निर्भर करेगा। और बहुत संभावना ये है, कांग्रेस ने भी 2 तरह की सूचियां बनाई हुई हैं। जहां उनको भाजपा की नाराजगी का लाभ मिल सकता है वो सूची अलग है, उसमें हाट पिपलिया कांग्रेस की सूची में उसमें टॉप पर है कि जहां उनको लाभ मिल रहा है। और मुझे तो जहां तक लग रहा है, जिस तरीके से दीपक जोशी ने कहा है कि उनके विकल्प खुले हुए हैं, तो आज फिर कहा उन्होंने, हाँ, उन्होंने बहुत मीडिया को कहा कि विकल्प खुले हुए हैं। अब विकल्प अगर खुले हुए हैं तो उसमें 2 ही विकल्प हो सकते हैं, या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में भाजपा को भारी नुकसान होने की इसमें संभावना है। हालांकि दीपक जोशी जी को मनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन फिर भी ये चुनाव यहाँ का बहुत दिलचस्प होगा। ये चुनाव बहुत इस बार का साधारण नहीं है, एक वोट का और एक संपर्क का चुनाव त्रिपाठी जी होगा हाट पिपलिया में। क्या होगा? इकबाल मंसूरी हमारे साथ है। इकबाल, आवाज आ रही मेरी? इकबाल, क्या होगा? दीपक जोशी जी को क्या लग रहा है? अभी मनोज चौधरी जी जनसंपर्क करने लगे होंगे, पहुंचे भी होंगे, दीपक जोशी से मुलाकात हुई होगी, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दीपक जी की देखी होगी, मनोज चौधरी की। क्या लग रहा है? मनोज चौधरी जी कांग्रेस से जीते थे, बीजेपी में उनको कितना सहारा मिलेगा? बीजेपी का अपना कैडर बेस जो वोटर है वो जाएगा मनोज चौधरी के साथ, जो हमेशा कांग्रेसी रहे? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मनोज चौधरी जी ने जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता था, उस समय दीपक जोशी जी जो मनोज चौधरी जी के सामने जो चुनाव लड़े थे बीजेपी से, उस समय दीपक जोशी जी का क्षेत्र में विरोध था और उनको भी ये लग रहा था कि वो सीट से हारेंगे, इसलिए उन्होंने पार्टी गाइडलाइन के सामने विकल्प रखा था कि उनको कोई और सीट से लड़ाया जाए। लेकिन पार्टी ने उनको बोला कि आप हाट पिपलिया से ही चुनाव लड़ेंगे। इस तारतम्य में जब मनोज चौधरी को उनके सामने टिकट मिली तो निश्चित तौर पर दीपक जोशी जी को हार मिली और मनोज चौधरी जी कांग्रेस से चुनाव जीते। अब लेकिन सिंधिया समर्थक होने के नाते मनोज चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और अब यह संभावित लग रहा है कि मनोज चौधरी को टिकट मिलेगी और वही हाट पिपलिया से बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे। अब इसमें बड़ा मुश्किल होगा मनोज चौधरी के लिए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप मनोज चौधरी अगर चुनाव लड़ रहे हैं अब बीजेपी से, जो 15-16 महीने पहले कांग्रेस से लड़े थे, तो उनको बीजेपी के जो समर्थक हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, वो कितना सपोर्ट करेंगे? और दीपक जोशी जी अगर नाराज रहते हैं तो उनको कितना नुकसान होगा? बिल्कुल, आपको बता दें, अगर मनोज चौधरी जी अगर बीजेपी से उम्मीदवार रहेंगे तो उनको जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनमें भी तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये अंदर खाने से बातचीत हमेशा निकलते आ रही है कि मनोज चौधरी जी खुद कार्यकर्ताओं जो बीजेपी के जो वरिष्ठ हैं उनको कब्जे नहीं दे पा रहे हैं। इससे तालमेल बैठाना काफी मुश्किल होगा मनोज चौधरी जी के लिए। अगर बीजेपी से जो विधायक रहे दीपक जोशी जी, अगर वो नाराज रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका नुकसान मनोज चौधरी को काफी होगा। माने क्या ये नुकसान यहाँ तक हो सकता है कि वो चुनाव भी हार सकते हैं? बिल्कुल, अगर दीपक जोशी जी अगर नाराज होंगे, क्योंकि उनके भी जो दीपक जोशी जी की सीट परंपरागत रही है और उनके क्षेत्र की जनता उनसे काफी तालमेल है और अच्छा उनके क्षेत्र में पकड़ भी है, क्योंकि उनके भी समर्थक काफी हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो डोर टू डोर, आज भी जब उनसे हमारी दिन में बात हुई तो वो भी क्षेत्र के अंदर ही थे और उन्होंने बोला कि उनसे बात हुई थी तो क्षेत्र में थे, वो भी लगातार क्षेत्र में भी जा रहे हैं दीपक जोशी जी। बड़ी बात यह भी हम आपको बता दें कि वो भी दीपक जोशी भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो मनोज चौधरी जी के लिए चुनाव जीतना काफी आसान नहीं होगा। चलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो मतदाताओं ने मनोज चौधरी को जिताया है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके हाथ में 2000-1500 वोट होते हैं, वो क्या मनोज चौधरी के साथ हैं या उनसे नाराज है? जिस तरह से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो अभी तो मनोज चौधरी जी के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी में जिस तरह से जिस कांग्रेस विधानसभा के जो सज्जन सिंह जी वर्मा विधायक, उनको हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया, तो हाट पिपलिया क्षेत्र में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के, वो अभी तक इतने बड़े पैमाने पे मनोज चौधरी जी के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जैसे जिस तरह से बीजेपी में वो भी उनके सपोर्ट में खड़े हो। तो मतलब आप ये कहा जाए कि बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अभी मनोज चौधरी जी का साथ नहीं दे रहे, जो कांग्रेस के उनके साथ थे वो भी अभी उनसे नाराज है, इस बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया? जी बिल्कुल सर, उनको अभी तालमेल बिठाने में समय लग रहा है, क्योंकि जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो लगातार करीब नहीं दिखा पा रहे हैं, जो हमें देखने वाला वो बड़े कार्यकर्ता उनके करीब में। चलिए, चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। रमेश जी, आपने मंसूरी जी से, जो हमारे वहीं हाट पिपलिया के रहने वाले हैं, वहां से बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में लेकिन आपको ये लगता है कि दीपक जोशी जी, जिनका पूरा परिवार कैलाश जोशी जी संघ के जमाने के और कितने वरिष्ठ
और एक तरह से कहा जाए कि पूरक है वो पार्टी के रहे हैं। ऐसे में दीपक जोशी जी क्या बगावत कर सकते हैं? मुझे दीपक जोशी की बगावत पर इतना नहीं हो रहा कि बगावत कर देंगे। ये बात सही है कि दीपक जोशी मुखर रहे हैं और अपनी बात को दमदारी से कहते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आकर के वो मान भी जाते हैं। ये उनका स्वभाव रहा है। मैं 2 उदाहरण उनके आपको बताऊं। एक बात 1990 की बात है। नेता प्रतिपक्ष कैलाश जोशी थे और कैलाश जोशी का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक नेचुरल दावा बनता था कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी ने सुंदरलाल जी पटवा का नाम तय कर लिया था और उसके लिए राजमाता जी बाई ट्रेन आई थी। दीपक जोशी जी स्टेशन पर गए और उन्होंने विरोध प्रकट किया खुल करके। यहाँ भी किया था, रविंद्र भवन में भी किया, मुर्दाबाद के नारे भी उन्होंने खुल करके लगाए। आगे चल करके फिर उनसे बातचीत हुई और वो मान गए और अंततोगत्वा रविंद्र भवन में सुंदरलाल पटवा का नेता का बनने का तय हुआ। और त्रिपाठी जी आपको दूसरी घटना भी याद होगी, 1998 में जब लोकसभा का टिकट उमा भारती जी को मिला, कैलाश जोशी जी उस समय, तो उनका जो टिकट कटा तो दीपक जोशी ने विरोध प्रदर्शन पार्टी कार्यालय में जाकर किया था और पुतला तक जला दिया था। हालांकि पुतला नहीं बनाते, लेकिन किसी लाग लगा दी थी छोटी, जो मीडिया में छपा। तो कुल मिलाकर के और फिर उन्होंने कहा कि हम ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे, लेकिन फिर वो मान गए थे और उनके सारे लोगों ने फिर लोकसभा में उमा भारती जी का काम किया था और वो जीत भी गई थी। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से आगे चल करके बहुत, मुझे तो एक उदाहरण और है, जब आपको ध्यान हो, जब उमा जी हटी थी और उसके बाद बाबूलाल गौर बने, फिर बाबूलाल गौर के हटने के बाद उमा जी अड़ी हुई थी कि नहीं, शिवराज जी को नहीं, वो सेजवाल जी के नाम को लेके आ रही थी। और जब प्रमोद महाजन और जो वहां के पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने जब शिवराज जी का नाम तय किया तो उमा जी निकल पड़ी थी, आपको ध्यान हो, और उनके साथ कुछ विधायक निकले थे, उसमें दीपक जोशी भी निकल रहे थे, लेकिन चूंकि कैलाश जोशी ने डांट दिया इसलिए रुक गए। वो लौट आए थे। सेजवार उनके साथ बोर्ड ऑफिस तक आए थे, वह सभा हुई थी बोर्ड ऑफिस पर, लेकिन दीपक जोशी बाहर निकले और फिर अंदर लौट गए थे। तो कुल मिलाकर के एक मिनट हमारे साथ मनोज चौधरी जी खुद जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोज जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मनोज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से, आपका स्वागत है जी। मनोज जी, कैसी चल रही तैयारी आपकी? सर ठीक चल रही है, बढ़िया। दीपक जी से मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल होती रहती है लगातार। दीपक जी थोड़ा सा नाराज से चल रहे हैं, जो खबरें आ रही बाहर। नहीं, मुझे किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं पता कि उनकी नाराजगी मुझसे है। नहीं, उन्होंने कहा विकल्प खुले हुए हैं। विकल्प खुले का मतलब आप भी एमएलए रहे हैं तो आप तो जानती हो। विकल्प खुले हुए का मीडिया ने दूसरा अर्थ निकाल लिया या जनता ने दूसरे तरीके से पेश कर दिया है जी। उनने उसके बाद स्पष्टीकरण बात का दे दिया कि अगर विकल्प खुले हैं तो संगठन मुझे किसी भी प्रकार का दायित्व देगा, ये वाले विकल्प खुले हुए हैं जी। लेकिन हमारे अभी वहां जो हमारी रिपोर्ट आई उसके अनुसार मतदाता इस बात से नाराज है कि आपको उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जिताया और आपने उनसे बिना बात किए, बिना किसी उनको अपने उस विश्वास में लिए आपने इस्तीफा दे दिया, तो वो नाराज है दल बदल को लेकर। देखिए, जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इस 1.25 साल में जो मेरे विधायक बनने के पहले जो चलते हुए काम थे वो भी रुक गए थे कहीं न कहीं जो हमारे जो जनता से हमने वादा किया था, एक भी काम को धरातल पे हम मूर्त रूप नहीं दे पाए थे। चाहे हमारे किसान आंदोलन के समय के हमारे युवा किसान साथी जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज थे, एक भी व्यक्ति जब डिसीजन की स्थिति पर आ गई थी तो सारे जेल हो सकती थी उनको, न वो प्रकरण वापस ले जा रहे थे। हमारे बड़े बड़े रोड जो भिलवाड़ा जिले की भी जीवन रेखा है, वैसे रोड उनके लिए स्वीकृति साल भर की हो गई थी, लेकिन 2-2, 3-3 बार टेकर हो जाते, निरस्त हो जाते थे। इसके अलावा संबल योजना हमारी बंद कर दी गई थी। हमारे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में एक भी पैसा नहीं डाला गया था। न किसानों को आपके जितने भी जगह जब जाते थे तो जिन किसानों का थोड़ा बहुत कर्ज हुआ नहीं हुआ, जिन लोगों का नहीं हुआ उनको ऊपर से ब्याज। मनोज जी जिनका सामना हमें लगातार करना पड़ रहा था, हम लगातार जनता के बीच में रहने वाले हैं जी। मनोज जी थोड़ा रोकेंगे? आपकी जो भी बातें, जो भी आरोप लगा रहे हैं उसको जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल जी भी सुन रहे हैं। अशोक पटेल जी संभावित प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस से। अशोक जी, मनोज जी ने बहुत सारी बातें कही कि संबल योजना बंद कर दी गई,
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कुछ भी नहीं दिया गया, किसान परेशान थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब क्या कहेंगे अशोक जी आप? बहुत गलत बोल रहे हैं। कमलनाथ जी ने पहले ही ये अपना जो किसानों का था आंदोलन के जो आए थे जी, उनके जो सब प्रकरण वापस लिए। मैं खुद साथ में था। कमलनाथ जी ने मीटिंग करे गृह मंत्री से और 21 तारीख को खत्म कर दिया गया था उनका जी प्रकरण जी। और रोड वाली जो बात है वो सज्जन सिंह वर्मा ने 19 मार्च को वर्ग हटा चुके। ये झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ वाली पार्टी में चले गए तो झूठ बोलने का सिद्धांत तो अपनाएंगे ना जी। अशोक जी ये और मैं कहना चाहता हूँ संबल कांड वगैरह जो भी है जी, मनोज जी झूठ बोल रहे हैं। वो टोटल में उनके साथ रहा है। उन्होंने कुछ भी ऐसा, कमलनाथ जी ने बहुत काम किए, कर्ज माफी किए, 21,000 के 51,000 किए हैं टोटल। कमलनाथ जी ने बहुत सारे काम किए किसानों के। जी मनोज जी अब क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा हमारे बड़े भाई को कि उनको नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि सारी चीजों की हाँ ये कह रहे हैं कि 21 तारीख से खुद भी मेरे साथ किसान आंदोलनों के संगठन वापस लेने के लिए चाहे मुख्यमंत्री जी से मिले हो, मंत्री जी से, किसानों को हम साथ में लेकर के गए हैं। 21 तारीख की ये तारीख बता दें कि हाँ 21 मार्च सबूत है ना हमारे पास। तो सबूत है हमारे पास। तो रोड के सबूत है, वो भी सबूत है। इनकी तो कैबिनेट मीटिंग ही नहीं हुई आज तक, लोग निर्माण मंत्री नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा ने रोड करवाए हैं। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा। दो तीन बार टेंडर क्यों निरस्त किया गया और कितनी तारीख आपने जब हमने भूमि पूजन किया? जब ठेका होता है तो अभाव बढ़ जाता है, हर चीज का भाव बढ़ता है तो टेंडर निरस्त नहीं करे। टेंडर की तारीख बढ़ा दी गई है और टेंडर स्वीकृत किए गए हैं और रावगढ़ के जल जो उसका चौथी वाला का दिया गया है टेंडर। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने भैया से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये नेवरी से हाटपिपल्या चाकरी सड़क एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है? परेशानी को सज्जन वर्मा ने समझा और काम किया है और उसको टेंडर करवाया, मंजूर बनने वाला है। पर भूमि पूजन आपने गलत तरीके से किया है। काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है। मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ वाली पार्टी में चले गए। आप तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल क्लियर बात करूंगा। आप नहीं झूठ बोल रहे हो आप। रोड सज्जन वर्मा जी ने करे हैं, वो सज्जन सिंह वर्मा जी लोक निर्माण मंत्री ने स्वीकृत कराए हैं, उसको आप अन्यथा बिना क्योंकि मंजूर करवाए मंजूर हुए हैं। आप झूठ की पार्टी में गए तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। शुरू कर पाए थे बनवाना। नहीं आप झूठ बोल रहे हो पक्का में। आप बोला कि सज्जन वर्मा ने करवाया नहीं करवाया रोड? आप बोला है सज्जन वर्मा जी की देन है कि नहीं? ये रोड सज्जन वर्मा जी की देन है कि नहीं? आपकी मीटिंग ही नहीं हुई अभी तक तो कोरोना में। ये तो समझिए सज्जन वर्मा जी ने रोड करवाया है। आप बोलो सज्जन वर्मा जी ने रोड करवाया नहीं करवाया ये बोले आप। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस रोड के जब हमने भूमि पूजन किया तो ये बोले सज्जन वर्मा जी ने रोड करवाया करवाया। आपका आभार व्यक्त है। अशोक जी उनकी बात मनोज जी की आ जाए। अशोक जी आपको मौका दूंगा, मनोज जी की बात आ जाए फिर अशोक जी आप उत्तर दीजिएगा। जी मनोज जी सुनिए। जी मनोज जी बोलिए, अशोक जी सुन रहे। पत्रकार वार्ता लेकर के ये कह रहे थे कि 19 मार्च 2020 के दिन स्वीकृति के लिए वो सड़क शासन के पास पहुंचा दी गई दूसरे टेंडर। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके नेता इस बात का रास्ता देख रहे थे कि कब मनोज चौधरी इस्तीफा देगा और तब उसकी हम मंजूरी देंगे? नहीं गलत बोल रहे हो आप मनोज जी। आपको पता होना चाहिए ये सज्जन वर्मा जी ने रोड करे। आप तो ये माने कि नहीं? ये रोड सज्जन वर्मा कमलनाथ जी की देन है कि नहीं? मनोज जी आपकी बात आ गई। मनोज जी आपकी बात आ गई। अशोक जी की बात सुन लीजिए आप। मनोज जी आप बोलो, ये बोलो कमलनाथ जो सज्जन वर्मा जी ने रोड दी नहीं दी है बात बताइए आप। तो ये रोड किसकी स्वीकृत करी हुई है? ये बोलो किसने करवाया? कमलनाथ जो सज्जन वर्मा ने किया ना रोड। अरे विधायक कौन था उस समय अगर नहीं करी थी? अरे आप विधायक थे तो विधायक थोड़ी चले गए ना आप तो भारतीय जनता पार्टी में। झूठ क्यों बोल रहे हो? ये तो बोलो सज्जन वर्मा ने करी रोड 30 अप्रैल के दिन दी गई है। आप तो सज्जन वर्मा जी का बोलो कि रोड सज्जन वर्मा ने करा। आपने आभार व्यक्त किया है जीतू पटवारी का सबका। आपको पता है रोड। आप भैया मनोज भैया झूठ ना बोले। आप है ना झूठ की पार्टी में फंस गए इसलिए झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके सामने मैंने कितनी बार सड़क वाले से झगड़ा किया। अरे करा हुआ रोड कोई भी काम शांति। अरे भैया शांति से काम होंगे ऐसा थोड़ी है। काम सज्जन वर्मा जी ने करा है, कमलनाथ जी ने करा है, कर्ज माफी हुई है। आपका वीडियो देखो ना पुराना वीडियो रोड बनाएंगे। मेरा आपका वीडियो, अरे आपका खुद का वीडियो है उसमें प्रदर्शन दिया है इसलिए जो है ये रोड बना है।
लेकिन मनोज जी, अपनी बातों को मनोज जी, आखिर कारण क्या रहे? आप तो ये मानो आपने रोड सज्जन वर्मा जी सुकृत करेंगे, ये बताएं आप तो पहले टीवी पे सही साफ बात बताए, झूठ ना बोले। 333 कन्याओं का, अरे 5 रोड दिए सज्जन वर्मा जी ने, 5 रोड दिए, 5 रोड दिया। चलिए रोड की बात अलग छोड़े। मनोज जी आप चुनाव जीत रहे हैं क्या? जो मेरे साथ में मनोज जी, विधायक बनने से पहले देवाल डबल चौकी रोड। अरे मनोज जी बात तो सुन लीजिए। मनोज जी आप चुनाव जीत रहे हैं क्या? मनोज जी आप चुनाव जीत रहे हैं क्या? 100% जीतेंगे। जनता की लड़ाई लड़ते हुए आज हमने ये इस्तीफा दिया है। एक नेताओं की डिबेट करें, वो सामने आकर जिनको भी करना है, बड़े बड़े नेताओं में एक व्यक्ति से डिबेट करना चाहता हूँ। चलिए अपने क्षेत्र का किसी हाल में चलिए मनोज जी अशोक जी की बात सुन लीजिए। अरे मनोज जी अशोक जी मनोज जी बोल रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, आपका क्या कहना है? साथ ही मनोज जी कह रहे हैं कि दीपक जोशी जी का सपोर्ट है उनको। कांग्रेस जीतेगी यहाँ बड़े पैमाने पर। 26,000 वोटों से कांग्रेस जीतेगी, आपको मैं बता दूं भाई साहब। 26,000 वोट जोड़ दिया आपने? हाँ 26,000 वोट से जीतेगी कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दगा करा है, लोकतंत्र की हत्या की है 2200 ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः बनने जा रही कमलनाथ जी की। चलिए ये कमलनाथ जी सरकार बनेगी, बावस ने दगाबाज करा, लोकतंत्र की हत्या की है। वो लोकतंत्र की हत्या करना आपको पब्लिक जानती है, सोशल मीडिया पे चलता है। मनोज जी सुनने का भी माध्यम रखिए। मनोज जी सुनिए भी तो, आपने बात कह दी, अशोक जी ने ध्यान से सुनी, अब आप भी सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मनोज भैया को कि लोकतंत्र में आप कांग्रेस के 2200 ने लोकतंत्र के चुनाव पाए। जनता ने कमलनाथ जी की सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, उसको चलने देना ना। काम धीमी गति से कमलनाथ जी के कर रहे थे, कर्ज माफी हो, विधवा पेंशन हो, आपके खुद के वीडियो हैं। आपने शादी के 21 से 51 किए गए, रोड के काम 5 करे। हाटपिला विधानसभा में सज्जन सिंह वर्मा ने 3 गौशाला बनी है, 3 गौशाला बनी है इनके, 3 गौशाला बनी है। चलिए अशोक जी मनोज जी की बात सुन रहे, समय कम हो रहा है। मनोज जी, रमेश जी आपको किसी सवाल करना है? नहीं ठीक है, मनोज जी आप बोलिए। मेरा ये कहना है कि 26,000 से 51,000 रुपए कर दिए हमारे कन्यादान के राशि, लेकिन उस विवाह जब हमने कराया 337, ये खुद भी हमारे साथ मौजूद थे, आज तक उन बहनों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। क्या जवाब दें हम उनको, ये बताओ। चलिए अशोक जी से उत्तर ले लेते हैं। मनोज जी आप शांत रहिए थोड़ा सा। जी अशोक जी। मैं भाई साहब कहना चाहता हूँ, सब स्थानीय अधिकारी कर्मचारी की इसमें रिश्वतखोरी चली और पैसे डाल दिए गए खाते में। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि झूठ वाली पार्टी में गए हैं। ये कथा झूठ बोल रहे हैं। बात रहेगा, आप निकालिए, हमारे पास कागज है। मनोज जी आप सुन तो लीजिए, आपकी बात आती फिर उससे सुनते नहीं हो बात। ये झूठ बोलने वाला काम ज्यादा करते हो। चलिए बात तो सुने, पैसे डल चुके हैं खाते में सबके। चलिए मनोज जी क्या कहेंगे? अब अगर पैसे डाल चुके हैं तो मुझे आप रिकॉर्ड बता देना कि कितनी तारीख को डले हैं। आपसे मैं देंगे ना, आप रिकॉर्ड मांगे, रिकॉर्ड देंगे हम जनता को, जनता को रिकॉर्ड देंगे, पब्लिक को। चलिए मनोज को देंगे और पब्लिक जवाब देगी। सुनो, शिवराज सिंह जी जब सीएम बन गए हैं उसके बाद कैसे आएंगे? और अभी भी मात्र 60 लोगों के, वो जब हमने बोला इसके बाद में 337 बहनों की शादी हुई थी। जरा ये एक बार रिकॉर्ड निकाल कर देख ले, इनको भी पता नहीं कि खातों में पैसे डल चुके हैं। मनोज जी झूठ ना बोले, सबके डल चुके हैं, झूठ ना बोले। कमलनाथ जी के पैसे हैं। ये आपकी कोरोना में तो कोई मीटिंग ना कैबिनेट हुआ है, आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री नहीं है आपके पूरे, मोहम्मद ही नहीं हुआ, अभी तो कैबिनेट का गठन ही नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आपको जानकारी नहीं है अभी कि वो अभी तो तुमको पता ही नहीं है। महामारी के संकट में, महामारी में आपने उल्लंघन किया है, करके भी काम होता है। चलिए मनोज जी आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप क्षेत्र का काम नहीं हो रहा था इसलिए आपने पार्टी छोड़ी, या सिंधिया जी की लॉयल्टी के कारण? दोनों ही। हमने जो क्षेत्र के काम नहीं हो रहे थे उस बात से जब माननीय सिंधिया जी को अवगत करवाया, सिंधिया जी ने अपनी बात शासन को रखी, लेकिन शासन ने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब उन्होंने भरे मन से इस बात को कहा कि ये अगर आप हमारे वचन नहीं निभा पाते हो तो मैं जनता के साथ सड़क पर उतर जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सड़क पर उतर जाओ। अरे इतने बड़े व्यक्ति का अपमान कर रहा है, और अपमान तो सिंधिया जी का नहीं है, एक उस मतदाता का है जिसने उस समय सरकार चले जाते। चलिए मनोज जी आपकी बात आ गई। मनोज जी आपकी बात आ गई। फोटो नहीं सम्मान होता, वहां से उठ के चले जाते। कल ही फोटो नहीं था आपके नेता का।
कल ही आप वहाँ बैठे थे, आपके नेता का फोटो ही था वहाँ। अच्छा अशोक जी, इसका मैं पूछना चाह रहा हूँ, चले जाते मनोज जी, स्वाभिमान से जियो आप। अशोक जी इसका पूछना चाह रहा हूँ, नेता का फोटो ही नहीं है अशोक जी, नेता का फोटो नहीं था। अशोक जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि दीपक जोशी जी मनोज जी का पूरा साथ दे रहे हैं कि नहीं? ये तो उनके पार्टी का अंदर है, और उनका मन गवाह देगा तो वो बोलेंगे, किस बोलेंगे, उनका आत्मा अगर गवाह देगी तो वो कांग्रेस में देंगे मदद या बीजेपी में मदद करेंगे। उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही। कल का स्टेटमेंट देख लो दीपक जोशी का जी, बिल्कुल खुला है पेपर में, भास्कर में, टीवी पे। चलिए आप मतलब आप बोले 26,000, आपने तो मतगणना भी कर दी कि 26,000 से जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं तो क्षेत्र में घूमता हूँ ना जी। इन्हें लोकतंत्र की हत्या की है भाई साहब। चलिए लोकतंत्र की हत्या, आपके पास यही एक मुद्दा है ना कि लोकतंत्र की हत्या की, इसलिए हम जनता चुनी हुई सरकार थी, जनता की चुनी हुई सरकार। चलिए इसका जवाब तो जनता दे देगी चुनाव में। ओके देगा वो तो जनता, आओ मैदान में। चलिए अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज जी और दोनों लोगों को हमारी शुभकामनाएं भी कि आप जो भी जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रमेश जी अब क्या टिप्पणी है? आपने देखा बड़ी जोरदार बहस हुई थी। हाँ नहीं, बहस तो बहुत जोरदार हुई, लेकिन ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे या पदाधिकारी थे, उन्होंने केवल 2 ही बात कही इतनी लंबी चौड़ी बात में। एक तो झूठ को उन्होंने कहा कि झूठ इस शब्द को उन्होंने 100 बार इस्तेमाल किया, और दूसरा लोकतंत्र की हत्या का। फिर बहुत मुद्दा वो भी नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी मनोज चौधरी जो थे उन्होंने फिर भी कुछ बातें कही हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस बार दिल्ली से लेकर भोपाल तक झूठ शब्द जो है वो ही ज्यादा बोलती है, इसलिए कांग्रेस की हालत खराब हो रही है। इसी के चलते अगर हाट पपलिया में कांग्रेस को नुकसान हो तो फिर आश्चर्य की बात नहीं हो। चलिए इकबाल जी, अशोक जी बड़ा जोरदार बोल रहे थे, अशोक जी का कितना प्रभाव है वहां? मनोज जी ने भी उनको नमन किया, बोले बड़े भाई हमारे। अशोक जी की बात करें तो अशोक पटेल जो कप्तान नाम से जाना जाते हैं क्षेत्र के अंदर, जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष अभी नया नियुक्त किया गया है इनको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो जिस तरह, क्योंकि एक समय 2018 की विधानसभा चुनाव में खुद अशोक पटेल कप्तान मनोज चौधरी जी के लिए उन्होंने वोट मांगा था, तो उनको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जिस तरह से पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस की सरकार गिरी, तो उनको लगता है कि इन्होंने छलावा किया और सरकार गिराई, तो वो उनका पास यही मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा अगर लेके आएगी तो ही क्षेत्र के अंदर एक पकड़ बनाएगी। यानी कि जिस तरह से काम की बात हो रही है, जिस तरह से मनोज चौधरी जी कह रहे हैं कि किसानों के जो मुद्दे हैं, तो किसान आंदोलन पे जो दर्ज हुए थे वो देवास जिले में वापस लिए गए हैं, जिस तरह से बात हुई थी। तो अशोक पटेल कप्तान जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष है, उनके पास एक सशक्त उम्मीदवार अगर होगा तो पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पे इनको मेहनत तो करना पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल जी आपका और रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बीजेपी में गए सिंधिया समर्थक कांग्रेस के पूर्व विधायक अपने टिकट को लेकर अस्वस्थ हैं। उधर पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहने वाले भाजपाई अपने भविष्य को लेकर खासा चिंतित है, और ये चिंता लाजमी भी है। वहीं आज हमने जिस हाट पपलिया सीट की बात की, वहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी पार्टी के मनाने पर मान तो गए हैं, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि वह बीजेपी के साथ है, टिकट का कोई मामला नहीं है। हालांकि जोशी अपने इस बयान पर कब तक कायम रहेंगे, इस बात को लेकर शायद बीजेपी आशंकित है। इधर कांग्रेस दीपक जोशी की नाराजगी को अपने लिए हथियार बनाना चाह रही है। खैर दोनों राजनीतिक दल अपनी दिशा दिखाने में लगे हुए हैं। अब इसमें कामयाबी किसे मिलती है, असल रोमांच इसे लेकर है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता है। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, नए सवालों को लेकर। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।